नमस्कार। आज हम डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान अमेरिकी विदेश नीति में जो बड़े और विवादास्पद बदलाव हुए, उन पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। जी। हमारे पास जो स्रोत है, ट्रंप बनाम विश्व, वो इसी पर रोशनी डालता है। बिल्कुल, और ये विश्लेषण दिखाता है कि कैसे वो अमेरिका फर्स्ट का जो नजरिया था, उसने दशकों से चली आ रही वैश्विक व्यवस्था और अमेरिका के अपने सहयोगियों के साथ रिश्तों की बुनियाद को ही हिला कर रख दिया। हाँ, ये सिर्फ नीतियों का बदलाव नहीं लगता, बल्कि दुनिया को देखने का तरीका ही बदल गया हो जैसे। सही कहा। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि इन बदलावों के पीछे की सोच क्या थी और दुनिया पर इनका असर क्या हुआ। जैसे कैसे वो बहुपक्षवाद यानी कई देशों के साथ मिलकर काम करने की बात को चुनौती मिली। हाँ, और पुराने दोस्तों के साथ रिश्ते कैसे बदले और कुछ ऐसे कदम भी उठाए गए जिन पे बहुत विवाद हुआ। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले विश्व व्यवस्था में जो उथल-पुथल मची, उससे। हाँ, तो देखिए, सबसे बड़ा बदलाव था बहुपक्षवाद से दूरी बनाना। ट्रंप प्रशासन ने संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, पेरिस जलवायु समझौता, इन जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों से या तो अमेरिका को अलग कर लिया या फिर उन्हें कमजोर करने की कोशिश की। और इसके पीछे तर्क क्या दिया गया? तर्क ये था कि इन मंचों पर अमेरिका के हितों का नुकसान हो रहा है। जैसे कोई व्यापारिक घाटा हो रहा हो कि अमेरिका का शोषण हो रहा है। अच्छा, तो ये सिर्फ समझौतों से पीछे हटना नहीं था, बल्कि ये सोचना था कि ये वैश्विक मंच सहयोग के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ लेन देन के अड्डे हैं। हाँ, कुछ हद तक यही सोच थी। और जो पुराने सहयोगी थे, जैसे नाटो या यूरोपीय संघ, हाँ, उनके साथ क्या हुआ? उनके साथ रिश्ते पूरी तरह लेन देन पर आधारित हो गए। नाटो जैसे गठबंधन को तो पुराना और अप्रासंगिक तक कहा गया। और उससे हटने की धमकी भी दी गई थी, है ना? जी हाँ, धमकी भी दी गई। जोर इस बात पर था कि हर रिश्ते का सीधा फायदा अमेरिका को दिखना चाहिए, वरना वो रिश्ता एक तरह से मायने नहीं रखता। अंतर्राष्ट्रीय संधियों के बजाय दो देशों के बीच सीधे सौदों को ज्यादा अहमियत दी गई। और ये टकराव सिर्फ कूटनीतिक स्तर पर नहीं रहा, आर्थिक मोर्चे पर भी दिखा। व्यापार युद्ध की बात भी है स्रोत में। जी हाँ, बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि ये व्यापार युद्ध सिर्फ चीन जैसे प्रतिद्वंदियों के खिलाफ ही नहीं छेड़े गए। अच्छा। बल्कि कनाडा और मेक्सिको जैसे जो करीबी सहयोगी और पड़ोसी हैं, उन पर भी टैरिफ लगाए गए। अब जाहिर है, इससे वैश्विक सप्लाई चेन में काफी अनिश्चितता और अस्थिरता पैदा हुई। स्रोत में कुछ बेहद अनोखी, कह सकते हैं कि क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं का भी जिक्र है, जैसे ग्रीनलैंड खरीदने की इच्छा या पनामा नहर पर कब्जे की बात। ये तो काफी चौंकाने वाला है। हाँ, ये सुझाव वाकई बहुत असामान्य थे और ये शायद दिखाते हैं कि नीति निर्माण कितना अप्रत्याशित हो गया था उस वक्त। हो सकता है ये उस किसी भी हद तक जाने वाली छवि को मजबूत करने की कोशिश रही हो, जिसकी बात हम शायद आगे करेंगे। हाँ, ये अप्रत्याशित रवैया, इसका असर अलग अलग देशों के साथ रिश्तों पर कैसे पड़ा? जैसे रूस के प्रति रवैया थोड़ा नरम क्यों दिखा, जबकि बाकी पश्चिमी देश तो आलोचना कर रहे थे? स्रोत यही बताता है कि रूस और पुतिन के साथ निजी तौर पर बेहतर रिश्ते बनाने की कोशिश हुई। यहाँ तक कि यूक्रेन संकट के मामले में भी कभी कभी रूस को रियायत देने या उल्टा यूक्रेन पर ही सवाल उठाने जैसी बातें सामने आईं। जो कि पश्चिमी सहयोगियों की राय से बिल्कुल अलग था। बिल्कुल अलग। और मध्य पूर्व में वहां तो जबरदस्त बदलाव हुए। बिल्कुल, वहां नीति काफी हद तक इजराइल केंद्रित हो गई। जैसे यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के तौर पर मान्यता देना, ये एक बहुत बड़ा कदम था। हाँ, और फिर वो अब्राहम समझौते भी हुए। जी, अब्राहम समझौते को बढ़ावा दिया गया, जिसके तहत इजराइल और कुछ अरब देशों के बीच रिश्ते सामान्य हुए। दूसरी तरफ ईरान परमाणु समझौते से अमेरिका बाहर निकल गया और ईरान पर काफी सख्त रुख अपनाया गया। उत्तर कोरिया के साथ भी तो कोशिश हुई थी। हाँ, किम जोंग उनके साथ व्यक्तिगत कूटनीति सीधी बातचीत की कोशिश हुई, पर उसके कोई खास स्थायी नतीजे नहीं निकले। विदेश नीति का एक और अहम पहलू होता है मानवाधिकार। उस मोर्चे पर क्या बदलाव दिखे? यहाँ भी एक कह सकते हैं कि पैटर्न दिखा। विदेश विभाग की जो सालाना मानवाधिकार रिपोर्ट आती है, उसमें कुछ सहयोगी देशों जैसे इजराइल या अल सल्वाडोर और कुछ सत्तावादी शासनों की आलोचना को या तो हटा दिया गया या बहुत हल्का कर दिया गया। तो आलोचकों ने इसे कैसे देखा? आलोचकों ने इसे मानवाधिकार के जो वैश्विक मानक हैं, उन्हें कमजोर करने की कोशिश की तरह देखा। स्रोत में एक मैडमैन थ्योरी का जिक्र आता है। क्या ये जानबूझकर एक अनप्रिडिक्टेबल यानी अप्रत्याशित दिखने की रणनीति थी? हाँ, ऐसा लगता तो है। ये जानबूझकर अपनाई गई एक टकराव वाली और अप्रत्याशित शैली थी। मकसद शायद ये था कि कोई अंदाजा ही ना लगा पाए कि अगला कदम क्या होगा। और इस असमंजस का फायदा उठाकर अपनी बात मनवाना, विरोधियों से भी और सहयोगियों से भी। शायद यही।
लेकिन आलोचकों का मानना था कि इसने अमेरिका की विश्वसनीयता को कम किया और वैश्विक स्तर पर सिर्फ अराजकता को बढ़ाया। और इस पूरी उथल-पुथल का असर क्या वैश्विक सहायता और विज्ञान जैसे क्षेत्रों पर भी पड़ा? हाँ, पड़ा। वैश्विक विकास और मानवीय सहायता के बजट में कटौती की गई। साथ ही जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर विज्ञान आधारित नीति बनाने के बजाय राजनीति को ज्यादा तरजीह देने के आरोप भी लगे। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का, इस विश्लेषण का सार निकालें, तो क्या कहेंगे? सार ये है कि इस दौर की अमेरिकी विदेश नीति ने जो स्थापित अंतर्राष्ट्रीय नियम और परंपराएं थी, उनको सीधी चुनौती दी। दशकों पुराने गठबंधनों की नींद को हिला दिया और वैश्विक राजनीति को मुख्य रूप से एक व्यापारिक लेन देन के नजरिए से देखा। मतलब सहयोग और साझा मूल्यों की जगह राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर रखा गया। हाँ, और वो भी हितों की बहुत संकीर्ण परिभाषा के साथ। जाहिर है, इस पर दो बिल्कुल अलग राय होंगी। समर्थकों के लिए ये अमेरिका के हितों की मजबूती से रक्षा करना था, एक जरूरी बदलाव। बिल्कुल। और आलोचकों के लिए ये उस स्थिर विश्व व्यवस्था को कमजोर करना था जिसे अमेरिका ने खुद बनाने में मदद की थी। उनके मुताबिक इससे वैश्विक मंच पर अमेरिकी नेतृत्व का असर कम हुआ। यकीनन इस टकराव भरे दौर ने दुनिया में अमेरिका की भूमिका को बदला तो है। अब सोचने वाली बात यह है कि दुनिया के बाकी देश अमेरिका को अब किस नजरिए से देखते हैं और इस बदलाव का कितना असर स्थायी साबित होगा।